क्या कोई इंटरनेशनल कानून अमेरिका को यह अधिकार देता है कि वो ईरान के आइरिस देना जहाज पर इंटरनेशनल वाटर्स में अटैक कर सके? यह सवाल केवल एक मिलिट्री स्ट्राइक का नहीं है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लॉ सिस्टम का है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रूल्स के हिसाब से कोई भी देश बिना स्ट्रॉन्ग लीगल जस्टिफिकेशन के इंटरनेशनल वाटर्स में किसी दूसरे देश के शिप पर हमला नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों को रेगुलेट करता है यूनाइटेड नेशन चार्टर, और समुद्री मतभेदों को कंट्रोल करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, लॉज ऑफ नेवल वॉरफेयर और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या अमेरिका ने सच में इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है, या फिर इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करके आइरिस देना शिप पर अटैक किया है। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, कहानी एक घटना से शुरू होती है। आप सभी को पता है कि 4 मार्च 2026 को यूएस यूएस की जो एक सबमरीन थी, यानी कि पनडुब्बी थी, उसने एक टॉर्पीडो से वॉर किया। टॉर्पीडो यानी कि पानी के अंदर चलने वाला मिसाइल टॉर्पीडो कहलाता है। ठीक है बच्चे, एक बहुत ही हैवी टॉर्पीडो वॉर किया ईरानियन वॉरशिप आइरिस देना, यानी कि ईरान की एक युद्धपोत था। ठीक है बच्चों, ईरान का एक युद्धपोत है। ठीक है बच्चे, एक युद्धपोत आप लोग देखोगे, और इस पर अटैक किया गया है यूएस नेवी के द्वारा। और किससे अटैक किया गया है? तो टॉर्पीडो से। टॉर्पीडो, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, कि मिसाइल है जो कि पानी में चलाई जाती है। और यह मुद्दा हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइरिस देना जो कि ईरान की शिप है, आइरिस देना जो कि ईरान की शिप है, यह भारत से ही ईरान लौट रहा था। एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही थी भारत के विशाखापट्टनम में, मिलन एक्सरसाइज से वापस जा रहा था जब ये आइरिस देना, तब यूएस की नेवी ने टॉर्पीडो से अटैक किया और यहां इस शिप को मार दिया, और यह शिप डूब गया। बहुत ही दुखद घटना है ये इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया में, और पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जा रही है। इसलिए निंदा की जा रही है कि क्या यूएस का वर्चस्व यूं ही बढ़ता रहेगा इलीगल मैटर्स में? क्या यूएस को अधिकार है इस तरीके से किसी शिप को मार देने का? क्या यूएस को अधिकार है इंटरनेशनल वाटर्स में किसी शिप को मार देने का? इंटरनेशनल वाटर्स वो होता है जो किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं आता है दोस्तों। तो ये जो जहां पे मारा गया है इस शिप को, वो इंटरनेशनल वाटर था, ना कि यूएस के अंडर में आ रहा है, ना ही भारत के अंडर में, ना ही श्रीलंका के अंडर में, किसी के भी अंडर में नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि है ये इंडियन ओशन के अंडर ही इसको मारा गया है, लेकिन किसी भी देश के इंटरनेशनल बाउंड्री के अंडर में नहीं आ रहा है, तो इसको इंटरनेशनल वाटर के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर के आज तक, आज देख लीजिए बच्चों, ठीक है, आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज 8 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि क्या अमेरिका ने गलत किया है, क्या अमेरिका ने सही किया है। इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो हाँ, गलत तो किया है, लेकिन अगर कानून की बात की जाए, कानूनी तौर पे गलत किया है कि नहीं किया है, ये नहीं पता है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं आज एक एक लॉ को, देखते हैं आज एक एक कानून को, कि कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं और कौन कौन से कानून के ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे कि जो अटैक हुआ है श्रीलंका से, श्रीलंका के पास में ही हुआ है, लेकिन श्रीलंका की बाउंड्री से काफी दूर हुआ है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बाउंड्री होती है ना, जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, तो 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल जो होता है ना, श्रीलंका की बाउंड्री समुद्र के अंदर श्रीलंका की ही कहलाएगी। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। और 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल जो होता है ना, यानी कि देखिए, ये जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये मान लीजिए श्रीलंका का वो है, तो ये 12 नॉटिकल माइल यहां तक तो श्रीलंका की बाउंड्री मानी जाएगी, और इसके आगे 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कि भाई यहां तक तो इसका प्रॉपर अधिकार है, लेकिन इसके आगे ये इसका अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, किन चीजों पर अधिकार है, यहां पर जो भी तेल मिलेगा, जो भी खनिज पदार्थ मिलेगा, उस पर उसका अधिकार है।
समझ में आया आप लोगों को? यानी कि हमारी जमीन का बाउंड्री देखा जाए, यानी कि हमारा जमीनी अधिकार देखा जाए तो 12 नॉटिकल माइल तक दिखाई देगा। यानी कि वहां पे अगर कोई भी देश की नेवी आती है तो हम समझ लेंगे कि हम पे अटैक हो रहा है भाई साहब, हमारी मर्जी के खिलाफ आ रहा है तो हम पे अटैक हो रहा है, मान लेंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक जोन है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उस देश के कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये जो जहां पे अटैक हुआ है वो श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन के भी बाहर हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब शिप कहां से वापस आ रहा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका था, एक मिलन एक्सरसाइज किया जा रहा था भारत की नेवी और ईरान की नेवी के द्वारा, हमेशा किया जाता है। तो वही नेवी का एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आइरिस देना वापस लौट रहा था और इस पे अटैक कर दिया गया। टोटल 80 से भी ज्यादा सेलर्स यहां पे मारे गए जो कि नेवी के थे। ठीक है बच्चे, नेवी के जवान थे। अब ये इंसिडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यहां पे डिबेट छिड़ गई है कि क्या अमेरिका ने सही किया या क्या ईरान के साथ ऐसा करना चाहिए था, क्या अमेरिका ने इंटरनेशनल कानूनों का पालन किया है। ये सारी डिबेट छिड़ चुकी है। तो एक एक करके सारे के सारे मुद्दों को हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये डिबेट इसलिए, ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे कानूनों को लेके एक डिबेट छिड़ चुकी है। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या पॉइंट आप लोगों को समझना है यहां पे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ये जो अटैक है एक सीरियस ग्लोबल क्वेश्चन खड़ा कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है इंटरनेशनल कानूनों पे कि क्या कैन वॉरशिप बी अटैक्ड इन इंटरनेशनल वाटर? क्या इंटरनेशनल वाटर में किसी भी शिप पर अटैक किया जा सकता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल वाटर क्या होता है। देखिए, किसी भी देश की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल में आपको बता चुका उसकी बाउंड्री होती है। उससे आगे 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि यहां पे जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उस देश को हो जाएंगे। और इसके बाहर का जो भी बाउंड्री होती है उसको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल वाटर हम लोग कहते हैं क्योंकि यहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तो भाई, हमारा अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक है, उसके बाद हमारे रिसोर्सेस का अधिकार 200 नॉटिकल माइल तक है, उसके आगे हमारा अधिकार नहीं है। तो वो किसी भी देश का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। तो क्या इंटरनेशनल वाटर में कोई भी शिप पर अटैक किया जा सकता है किसी की भी नेवी के द्वारा? सबसे बड़ा सवाल ये आता है भाई साहब, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया है और इंटरनेशनल वाटर में ही अटैक किया है। उसके बाद दूसरा सवाल आता है, डज इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ अलाउ सच अटैक? क्या हमारे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो कानून बनाए गए हैं इस तरीके का अटैक को जस्टिफाई करते हैं या फिर अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं? वॉज द स्ट्राइक लीगल सेल्फ डिफेंस और इलीगल एग्रेशन? यहां पर दो पॉइंट आती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर सेल्फ डिफेंस की बात आए तो हाँ, आप अटैक कर सकते हो किसी शिप पे। तो क्या ये सेल्फ डिफेंस का मुद्दा था या फिर ये इलीगल एग्रेशन था? यानी कि कोई सेल्फ डिफेंस वाली बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमारा मूड में आया हमने मार दिया, या इलीगल एग्रेशन था? ये तमाम सवालों के जवाब हम आगे ढूंढने वाले हैं एक एक पॉइंट को करके। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये सब कुछ कहां पे हुआ है? ये सब कुछ कहां पे हुआ? इंडियन ओशन में हुआ है, यानी कि देखोगे हिंद महासागर में हुआ है। इस वजह से इंडियन ओशन की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यानी कि इंडियन ओशन के रास्ते अब जो भी व्यापार होता है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें लोग या फिर दूसरे देश खतरा महसूस करेंगे और वो लंबा रूट लेकर के आएंगे। लंबा रूट लेकर के आएंगे तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, हर एक इकोनॉमी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ा देंगे कि कोई यहां पे हमला हो रहा है तो ये खतरे से खाली नहीं है। तो जहां पे ज्यादा खतरा होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपना प्रीमियम बढ़ा देता है इंश्योरेंस कंपनियां, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो क्या भारत में महंगाई आने वाली है? देखते हैं आगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो टॉर्पीडो से वॉर किया गया था, है ना, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और थोड़ा पास्ट में चलते हैं, क्योंकि इस तरीके के वॉर इतिहास में बहुत ही कम देखने के लिए मिले हैं, बहुत ही कम। तो देखिए ये जो टॉर्पीडो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, मार्क 48 टॉर्पीडो। ठीक है, इसका वजन तो देखोगे आप लोग तो 17,000 किलो, इसका 1700 किलो इसका वजन था। और ये जो है ना, ये एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन रिप्स द शिप्स इनटू द टू और मोर पीसेस। ये ना इस शिप के नीचे से वार करेगा, नीचे से, और एकदम से बुलबुला फूटेगा, भ्रम बुलबुला फूटेगा। तो ये शिप को इतना ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करता है कि शिप दो हिस्सों में भी बट सकती है और नीचे पूरा खत्म हो जाएगा तो पानी भर जाएगा और शिप डूब जाएगी। इतना ज्यादा ये खतरनाक आप लोगों को दिखाई देता है। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब इसी इसी टॉर्पीडो से यहां आईरिस देना पर अटैक किया गया था। अब देख लेते हैं
कि जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वाटर क्या होता है और नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल में हमारा हक कहां तक होता है, तमाम चीजों पे एक बार और नजर हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इंडिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है इंडिया, क्लियर है बच्चों, ये पूरा इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। यहां से आप लोग देखोगे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है बच्चे, याद रखना। ये देखिए, ये पूरा इंडिया का बाउंड्री दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये दिखाई दे रहा है, ये तो ये इंडिया की ये वाली बाउंड्री है। तो यहां तक क्या है, आप देखो, आप देखोगे ना, ये इधर गुजरात वाले एरिया में कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से। तो ये जो बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये बीच वाला एरिया, जो ये वाला बीच वाला एरिया है ना, यहां से लेकर यहां तक 12 नॉटिकल माइल दिखाई दे रहा है। और यहां से लेकर के ये वाला जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है 200 नॉटिकल माइल, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके इस तरफ ईरान आ जाता है। यहां पे आप लोग क्या देखोगे, ठीक है, कि ये कन्याकुमारी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यानी कि ये एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर पॉइंट। ये रहा आपका श्रीलंका और ये रहा आपका गैले, ठीक है, और इसी एरिया में हमला किया गया है, यानी कि ये श्रीलंका के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर अटैक हुआ है। नो डाउट, जैसे ही खबर मिली है श्रीलंकन नेवी वहां पहुंची है, रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन श्रीलंकन नेवी कर भी क्या सकती थी, बहुत देर हो चुकी थी। तो ये पूरा एरिया आप लोग देख रहे हो। अब इस तरीके का अटैक देखोगे तो बहुत ही कम किए गए हैं, ठीक है बच्चे, बहुत ही कम किए गए हैं। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इस पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं। पहला आप लोग देखोगे कि एक अटैक इसी तरीका किया गया था 1971 में, ठीक है, आईएनएस खुकरी, यानी कि इंडियन नेवल शिप खुकरी पे अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और हमारे 176 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद आप लोग यहां पे आरा आरा जनरल बेलग्रेनो, इन्होंने 1982 में वॉर किया था, यूके, इन्होंने वॉर किया था, याद रखना, और अटैक किया था यूके सब एचएमएस पे अटैक किया था, और यहां पे 323 जवान शहीद हो गए थे। क्लियर बच्चों, यहां पे याद रखना। अब देखो, और ये यूके ने अटैक तो किया था, लेकिन किसकी शिप पे, तो अर्जेंटीना के शिप पे। तीसरा आप लोग देखोगे 2010 में एक अटैक किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया के शिप पे। यहां पे आप लोग क्या देखोगे कि दो देश हैं जो आपस में भाई भाई ही हैं, और उन्हीं में झगड़ा हो जाता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में देखोगे कि यहां पर आप देखो साउथ कोरिया ने अटैक किया था, साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया था। क्लियर बच्चे। तो ये ऐसे अटैक देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि बहुत घातक होते हैं ना भाई। एक बार मार दिया मतलब शिप गई, वहां पे कैजुअलिटीज कंफर्म्ड होंगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये टॉर्पीडो की, जो मार्क 48 टॉर्पीडो कहलाते हैं, इसको 1972 में बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में करता है, लेकिन इस बार तो कर दिया भैया। अब देखते हैं कि इस तरीके का अटैक लीगली कितना ज्यादा जस्टिफिकेशन देता है, यानी कितना ज्यादा जस्टिफाई करता है। तो लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। गवर्निंग मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि समुद्री क्षेत्र में हम लोग देखते हैं नेवी के मतभेदों को गवर्न करने वाले कुछ कानून, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। यानी कि कौन कौन से कानून हैं जो इस तरीके का अटैक को रोकते हैं, या फिर इस तरीके का अटैक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन का एक कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, यानी कि यूएन क्लॉज के नाम से जानते हैं एक ये। दूसरा आप लोग देखोगे लॉज ऑफ द नेवल वॉरफेयर। तीसरा आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोविजंस ऑन द यूज ऑफ फोर्स। चौथा देखोगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये चार कानून अप्लाई होते हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। ये चारों कानून हमें क्या बताते हैं, ये चारों कानून में हमको क्या दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को नेविगेशन का अधिकार है। क्या है, नेविगेशन का अधिकार है, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर इंटरनेशनल वाटर होता है। तो इंटरनेशनल वाटर में नेविगेशन का अधिकार है, यानी कि अपनी शिप लेकर के हम लोग जा सकते हैं। मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन बताई जाएगी यहां पे इन सारे कानूनों में कि 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, उसके आगे इंटरनेशनल वाटर आ जाता है।
ठीक है। कंडक्ट ऑफ नेवल वॉरफेयर, अगर दो नेवी युद्ध कर रही हैं तो कौन कौन से नियम कानून अप्लाई होंगे ये भी हम पढ़ेंगे। और यूज ऑफ फोर्स एट सी, या समुद्र में अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि भैया जो सिविलियन की शिप जा रही है, अरे ये तो हमारे दुश्मन की शिप है, पाकिस्तान की शिप है, भाई मारो मारो और मार दो, नहीं, मासूम सिविलियंस की कोई गलती नहीं है। तो हम देखेंगे ये तमाम चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले पॉइंट पे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज जैसा कि मैंने बताया पहला वाला रूल, यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज हमें डेफिनेशन देता है कि कौन सा पानी आपका है, कौन सा पानी आपका नहीं है, ठीक है बच्चे, याद रखना। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये जमीन दिखाई दे रही किसी भी कंट्री की, ये जमीन किसी भी कंट्री की दिखाई दे रही है ना, जमीन। तो यहां तक क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, यहां तक इंटरनल वाटर दिखाई दे रहा है, इंटरनल वाटर, ठीक है बच्चे, इंटरनल वाटर, ये बाउंड्री है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, दिखाई दे रहा है ये 12 नॉटिकल माइल दिखाई दे रहा है। क्लियर पॉइंट, यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल दिखाई देगा। और उसके आगे की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये 200 नॉटिकल माइल आप लोगों को दिखाई देगा, 200 नॉटिकल माइल आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल के आगे हाई सी, हाई सी कहते हैं, हाई सी को ही हम लोग इंटरनेशनल वाटर कहते हैं, ठीक है बच्चे। 12 नॉटिकल माइल तक हमारी पूरी सुरक्षा है, उसके अंदर किसी की नेवी आएगी तो हम उसको अटैक समझ सकते हैं। 12 नॉटिकल माइल से आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमारा रिसोर्सेज पे अधिकार है, रिसोर्सेज हमारे हैं। उसके आगे हाई सी यानी कि इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, ठीक है बच्चे। यही डेफिनेशन दिया जाता है यूएन क्लॉज के द्वारा। क्लियर पॉइंट। चलिए, अब यूएन क्लॉज क्या बताता है कि मैं, यूएन क्लॉज का रूल जो है ना, वॉर टाइम की डेफिनेशन नहीं देता, वॉर टाइम की डेफिनेशन नहीं देता है। ये क्या बता रहा है कि भैया मैं सिर्फ आप लोगों को बाउंड्री बताऊंगा, यहां तक आपकी बाउंड्री है, उसके आगे लड़ाई झगड़ा है, आप लोग देखो, हमारे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अनक्लॉज गवर्न करता है मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन बताता है कि कहां से कहां तक आपका एरिया है, और पीस टाइम एक्टिविटीज की बात करता है, ये वॉर की बात नहीं करेगा, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल आपको बता चुका हूं, 200 नॉटिकल माइल मैं आपको बता चुका हूं, उसके आगे हाई सी होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 200 नॉटिकल माइल तक हमें रिसोर्सेज निकालने का अधिकार होता है, वहां से तेल वेल नेचुरल गैस वगैरह हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। तो ये पीस के लिए है, यहां पे वॉर का मैंने कोई जिक्र नहीं किया, वॉर के लिए और दूसरे रूल्स हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, वॉज द ईरानियन वॉरशिप अ लीगल टारगेट। अब आते हैं वॉर वाले सिचुएशन पे, कि ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया था, क्या कानूनी रूप से उसको टारगेट बनाया गया था या फिर इलीगली टारगेट बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, टाइम एंड अगेन बता रहा हूं कि यहाँ पे एक एक चीज, एक एक कानून को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम में। तो देखिए क्या है, क्या ईरानियन वॉरशिप को टारगेट किया गया था कानूनी रूप से, अंडर द लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर। दूसरा कानून क्या आता है, नेवल वॉरफेयर का कानून आता है, ठीक है बच्चे, नेवल वॉरफेयर का कानून आप लोग देखोगे, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, नेवल वॉरफेयर, लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर, यानी कि दो देशों की जब नेवी लड़ेंगी, युद्ध लड़ेंगी, तो किस किस तरीके के कानून को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए क्या कहलाता है, ठीक है, जब आमने सामने दो देशों की नेवी है तो कौन कौन से कानून अप्लाई होंगे। अंडर द लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर, नेवी एनिमी वॉरशिप आर लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। दुश्मन की जो नेवी है डेफिनेटली मेरा टारगेट होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। तब युद्ध की स्थिति नहीं है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और हमारा दुश्मनी चलता रहता है, चाइना हमारी दुश्मनी चलती रहती है, तो चाइना को दिखा मारो मारो, चाइना बोल रहा मारो मारो, हर तो नहीं, युद्ध होना चाहिए, ऑफिशियली युद्ध चल रहा हो, जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया में चल रहा है, ईरान और इजराइल और यूएस में चल रहा है, इस तरीके की युद्ध की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। ये बताता है रूल, क्या कहते हैं, इफ टू स्टेट्स, अगर दो देश आर इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, दियर वॉरशिप, तो उनकी जो जहाजें हैं एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं, इवन इन द इंटरनेशनल वाटर, यानी कि इंटरनेशनल वाटर में भी अटैक किया जा सकता है। उसके बाद देखो, देयरफॉर आयरिश देना बीइंग अ नेवल वॉरशिप कुड बी ट्रीटेड एज द मिलिट्री टारगेट। तो इसको मिलिट्री टारगेट के रूप में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में आप देख रहे हो वॉर तो चल ही रही है, और ऑफिशियल वॉर चल रही है भाई साहब, दोनों तरफ से बयानबाजी ऑफिशियली आ ही रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, यूएस ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हाँ भी हमारा वॉर शुरू हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट किया है, तो ये लीगल तो है। लेकिन यहाँ पे और भी लूप होल्स हैं, ये तो मैं आपको एक पक्ष बता रहा हूं, अभी बहुत सारे पक्ष हैं कि ये क्यों नहीं माना जा सकता या क्यों माना जा सकता है। समझिए आप लोग, क्यों नहीं माना जा सकता और क्यों माना जा सकता है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन हाँ, अभी जो मैंने आपको पक्ष बताया उस लिहाज से, उस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है भाई, यहाँ यूएस ने किया तो सही किया है, ये सही तो नहीं किया, मानवीय तौर पे बहुत गलत किया है, लेकिन हाँ, कानून देखा जाए, कानून के हिसाब से तो बिल्कुल रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही किया है।
अब यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर एक हमको कानून देता है, अधिकार देता है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, की अगर उस शिप से मेरी शिप को खतरा है तो सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मार सकता हूं। यूनाइटेड नेशन एंड चार्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस बताता है। तो यूनाइटेड नेशन रेगुलेट्स यूज ऑफ फोर्स बिटवीन स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन क्या रेगुलेट करता है कि दो देश हैं वो फोर्स कैसे यूज करेंगे आपस में, यानी कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ कैसे करेंगे। तो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 क्या बताता है? प्रोहिबिट्स, रोकता है, यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है बच्चे, कि आपकी शिप एक दूसरे के सामने ही क्यों ना हो, आप एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते हो। कंडीशंस हैं, बता रहा हूं कौन से पे। ठीक है, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 बता रहा है। ठीक है, नीचे देखोगे आर्टिकल 51 क्या बता रहा है कि आप अटैक नहीं कर सकते हो, लेकिन अटैक करना भी है तो कंडीशन क्या है? वो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, कि अगर लग रहा है कि भैया सामने वाली शिप मुझ पे अटैक कर सकती है, करने वाली है, तो मैं उस पर अटैक कर सकता हूं। यानी कि आर्टिकल 2 सब आर्टिकल क्या बता रहा है? सब आर्टिकल 4 क्या बता रहा है कि भैया आप अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 51 वहीं पे ये भी कह रहा है कि नहीं नहीं अटैक कर सकते हैं अगर तो सेल्फ डिफेंस की बात आती है। सो द यूएस स्ट्राइक वुड बी लीगल ओनली, तो यहां पे यूएस का जो स्ट्राइक है कानूनी तौर पे केवल और केवल तभी मान्य होगा अगर तो सेल्फ डिफेंस की बात आती है, यानी कि अमेरिका ये प्रूफ कर दे कि हाँ यार मुझे उस शिप से खतरा था। लेकिन आपको खतरा कहां था? टॉर्पीडो आपने उतनी दूर से मारा है। तो यहां पे अभी डिबेट चल रही है कि क्या अमेरिका साबित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कानून के हिसाब से अपने आप को। लेकिन हाँ जो भी हो, सवाल ये अभी है कि अगर वो सेल्फ डिफेंस साबित कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको दोषी माना जाएगा। अब देखते हैं, इट वॉज ऑथोराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आपको कहा गया है कि ठीक है, आप दोनों में युद्ध हो चुका है, आप अटैक कर सकते हो। दो ही कंडीशन है, या तो सेल्फ डिफेंस या तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोल दिया कि ठीक है आप अटैक कर सकते हो। तो दो कंडीशन, तो यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो नहीं कहा है भैया, ये पॉइंट है। रह गई बात सेल्फ डिफेंस की, तो यूएस को अभी पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि आप बताओ भैया, आप अपनी सफाई दो कि सेल्फ डिफेंस कहां से है। क्या आप पे वो अटैक कर रहा था? नहीं, वो तो चुपचाप से अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करके जा रहा था। अब देखिए जो एक्सपर्ट का डिबेट है ना, वो अलग अलग व्यूज है। एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि पॉसिबल लीगल जस्टिफिकेशन, यानी कि पॉसिबल तो है, लीगली कानून तो माना है भाई अमेरिका ने एक तरीके से देखा जाए तो, यानी कि इफ द यूएस प्रूव्स एंड इमिनेट इन ईरानियन थ्रेट, कि भैया मुझे ईरान से खतरा था तो सेल्फ डिफेंस में मैंने क्या किया, उसको मार दिया, ये प्रूफ कर देता है। इफ द स्ट्राइक क्वालिफाइज प्रिवेंटिव और डिफेंसिव एक्शन अंडर आर्टिकल 51, अंडर आर्टिकल 51 के तहत अगर ये प्रूफ कर देता है कि नहीं भैया सेल्फ डिफेंस था और मुझे ईरान के उस शिप से खतरा था, तब तो ठीक है, वो जस्टिफाई करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा इसके अगेंस्ट जाता है। ये क्या बताता है? वायलेशन किया है इंटरनेशनल लॉ का यूएस ने। The warship was reportedly on peaceful passage, वो चुपचाप से जा रहा था, कोई हथियार नहीं यूज कर रहा था, यूएस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा था, चुपचाप से शांति से जा रहा था। जब शांति से जा रहा था तो आपको उस पर किस बात का खतरा था? आपने क्यों उस पर अटैक किया भाई साहब? वो तो पीसफुल बेचारे सो रहे थे, सुबह अपने देश पहुंचने वाले थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इट वॉज नॉट लोकेटेड इन एन एक्टिव वॉर जोन, और ये वॉर जोन थोड़ी था, ये तो इंडियन ओशन था। आपका वॉर जोन तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, जो आपका गल्फ ऑफ ओमान वाला वो वाला पूरा एरिया हो गया ना, ईरान वाला, ये तो था ही नहीं वॉर जोन आप लोगों का। यहां तो ये तो वही वाली बात है भैया कि हम दोनों का यहाँ पे युद्ध चल रहा है और मैं पड़ोसी राज्य में गया हूं तो मुझे वहां पे मार दिया तुम लोगों ने, और ये क्या बात होती भाई, है ना? वॉर जोन ये हम लोगों को अथॉरिटी मिली है यहाँ पे लड़ने के लिए। ठीक है, Therefore, the attack could be viewed as an unlawful use of the force, कि भैया गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया है अमेरिका के द्वारा अपनी ताकत का। एक ये भी पॉइंट उठता है, और दूसरा पॉइंट ये भी उठता है कि नहीं नहीं उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है। दोनों ही पक्ष मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो डिबेट अभी चल ही रही है और देखना यह है कि आगे इस डिबेट का क्या नतीजा निकलता है। अब रह गया इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, भाई साहब देखो अटैक कहां पे हुआ है? तो इंडियन ओशन में। ठीक है, अटैक कहां पे हुआ है? तो इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन में अटैक हुआ है तो एक सवाल उठ जाता है कि क्या इंडियन ओशन भी सुरक्षित नहीं है? अगर सुरक्षित नहीं है तो यहां से हम लोग ट्रेवल क्यों करें? हम लोग बड़ा रास्ता ले लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षित रास्ता लेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पे अब ट्रेड करने वाले शिप्स नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी
तो दूर का रास्ता लेंगे। जैसे मान लो भारत ने ही कुछ आयात किया तेल वगैरह, दूर का रास्ता लेकर के आएंगे, दूर का रास्ता लेकर के आएंगे तो भारत को कॉस्ट कितनी ज्यादा झेलनी पड़ जाएगी, पेट्रोल का, डीजल का कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ा देंगे, क्योंकि खतरे का जोन है भैया, तो इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं ऐसे ऐसे केसेस में। तो भारत को ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि समुद्री सुरक्षा का सवाल वहां पर आ चुका है। रीजनल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है इंडिया के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो आप यहां पे क्या देखोगे कि हमारे इर्द गिर्द इंस्टेबिलिटी आएगी, तो जिससे भारत में भी उथल पुथल मचने के चांसेस रहेंगे। यानी कि भारत में भी सिक्योरिटी कंसर्न यानी कि सुरक्षा की चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी। नेवल स्ट्रेटजी, अब यहां पर भारत को बहुत ज्यादा नेवी का उपयोग करना पड़ेगा। पहले 10 जहाजें थी आईएनएस, अब 50 डालनी पड़ेंगी कि भाई यहां पे इस तरीके का हरकत नहीं होना चाहिए, पेट्रोलिंग लगेगा, ये लगेगा, तो हमारी ज्यादातर नेवी अब इंडियन ओशन की सुरक्षा में लग जाएगी, जिससे हमें खतरा भी बहुत ज्यादा, जिसमें हमें खर्चा भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा खर्चा हमारा इंडियन नेवी के ऊपर करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ट्रेड और शिपिंग की बात मैं आपको बता ही चुका हूं भैया, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लंबे लंबे रूट से अब शिप्स आया करेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात कर लेते हैं। अब यहां पे भारत ईरान के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करे कि यूएसए के साथ मेंटेन करे, ये दुविधा भारत की बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो इंडिया मस्ट केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा भैया, क्योंकि यूएस भी उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान भी इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, दोनों में से किसी को भी हम नाराज नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया है ईरान के साथ, लेकिन फिर भी हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में भाई साहब सबका साथ जरूरी होता है। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त कोई भी दुश्मन नहीं होता, जियो पॉलिटिक्स में सभी मौके के यार होते हैं। तो यहां पे भारत अभी ईरान का भी साथ देगा और यूएस का भी साथ देगा, या यूं कह लो नॉन अलाइंग मूवमेंट की तरफ चलेगा, यानी कि किसी का साथ नहीं देगा। और ये जरूरी भी है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए, इंडियन सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे नोट्स लिखे होंगे, सारे के सारे कानून लिखे होंगे और पूरे मुद्दे को गहराई में समझा होगा। अब देखना यह है कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके का एक्शन लेता है, या इस एक्ट को इलीगल बताया जाता है, या फिर इंटरनेशनल कानून का वायलेशन बताया जाता है, या फिर कहा जाता है कि नहीं यूएस ने सारे के सारे एक्शन इंटरनेशनल कानून के अंडर में ही लिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तो तैयारी टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।